तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है, जो 17 फरवरी से होने वाली है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए क्लास 10th के गणित का क्रैश कोर्स शुरू कर दिए थे, जिसमें मैं त्रिकोणमिति पर वीडियो बना करके आपके अपने ही YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर अपलोड कर दिए थे। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे। यदि नहीं देखे तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस को सर्च कीजिए और उस पर जो त्रिकोणमिति पर बनाया गया है वीडियो, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। क्योंकि जो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो बताया गया है, उससे बाहर आपको 1% भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, मैंने पहला आपसे वादा पूरा कर दिया कि त्रिकोणमिति पर वीडियो बना करके आपके अपने YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर अपलोड कर दिए हैं। अब दोस्तों, हम गणित का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है दोस्तों बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल, पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, क्रैश कोर्स, मेन मकसद मेरा है कि क्लास 10th का क्रैश कोर्स शुरू कीजिए सर, आपने सब बोले थे, तो क्रैश कोर्स शुरू कर दिए। दोस्तों, क्रैश कोर्स का मतलब यहां होगा कि कम समय में अधिक ज्ञान हासिल करना, कम समय में अधिक ज्ञान को प्राप्त करना ही क्रैश कोर्स कहलाता है। दोस्तों, क्रैश कोर्स में उन सभी क्वेश्चनों को करवाऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू मिल जाएगा। आप जब एग्जाम हॉल से आइएगा तो आप हंसते हुए आइएगा। दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, आज हम सिर्फ बहुपद पर जो भी फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूला पर आधारित जो भी प्रश्न पूछता है, उस पर आधारित आज मैं इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दूंगा। उसके बाद लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक अध्याय का 2 से 3 वीडियो बना करके आपके अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। कृपया इन वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुपद आज हमारा क्या है, टारगेट है। दोस्तों, हम सभी का टारगेट होगा क्लास 10th में मैथ में 95 प्लस अंक लाना, अर्थात कुल मिलाकर के हम जोड़े तो 400 प्लस अंक हमको लाने की आवश्यकता है। दोस्तों, कैसे लाइएगा, शुरू से लेकर के अंत तक आप यदि हमसे बने रहिएगा तो अवश्य नंबर ले पाइएगा। दोस्तों, ये मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, बिना समय को व्यतीत किए चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मेरा टॉपिक क्या है, बहुपद, या हमारा अध्याय का नाम है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो उस टॉपिक का, उस अध्याय का मतलब क्या होता है, मैं पहले इसके बारे में चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, बहुपद को सबसे पहले हम समझेंगे। किसको, बहुपद को समझ लीजिए। बहुपद, जिसको आप बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। दोस्तों, बहुपद को समझने से पहले मैंने बोला सबसे पहले बहुपद को समझना पड़ेगा। तो बहुपद में कुछ टर्म होता है, पहले उसको यदि अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बहुपद को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बहुपद को समझने के लिए दोस्तों आपको 2 टर्म की आवश्यकता होगा। एक होगा चर होगा, एक होगा चर, जिसको आप वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है अचर। क्या होता है, अचर, जिसको आप कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। दोस्तों समझिए, चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के ए टू जेड के जो अक्षर आएगा उन सभी को चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। जबकि अचर जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो जो गिनती की संख्या जो होती है कि 1 2 3 4 5 करते हैं, मतलब 1 से लेकर के ए टू जो इन्फिनाइट, अनंत तक जो अंक आएगा, उन सभी अंक और संख्या को अचर बोलते हैं। जैसे अनंत का मतलब ऐसा संख्या है कोई जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनंत बोलते हैं।
जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब गिनती की संख्या है, ये सब कहलाएगा आपका क्या, अचर संख्या, जबकि A to Z आपका कहलाएगा चर संख्या। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चर और अचर के बारे में समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये बहुपद ये होता क्या है, एक अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि मुझे इसमें दिक्कत ना हो इस टॉपिक में। समझिएगा, बहुपद कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर का मतलब ए से लेकर के जेड तक, चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। दोस्तों यहाँ अऋणात्मक पूर्णांक अर्थात ऋणात्मक ना हो, मतलब धनात्मक हो। क्या कहा गया, घात कहा गया है। जो चर का जो घात होगा वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब जो घात होगा वो घात माइनस में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, पूर्ण में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। जैसे कि 2 3 4 ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि -2, जैसे कि x हो गया। देखिए a से लेकर के z तक में x है एक अक्षर, इस पर पावर -2 -3 ये नहीं होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुपद कहते हैं। तो यहां लिखा गया कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर का घात और ऋणात्मक होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जो घात होगा वो प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, उसी को हम बहुपद कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप अर्थात व्यापक रूप का मतलब होता है या किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, उसी को बोलते हैं व्यापक रूप बोलते हैं। देखिए इसका व्यापक रूप दोस्तों होता है P of x बराबर an x पर पावर n, क्या बोले, an x पर पावर n प्लस an -1 x पर पावर n -1 प्लस an -2 x पर पावर n -2, ठीक है, और a2 x पर पावर 2 प्लस a1 x पर पावर 1, अब प्लस इसको बोलते हैं a0 को क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुपद। इस रूप को ही बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। इस रूप को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। दोस्तों ये बात आप लोग याद रखिएगा, जिसमें a0 a1 a2 एवं an इस तरह से आ रहा है, an कोई वास्तविक संख्या है, कोई क्या है, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, एवं जो n है, एवं n एक धनात्मक, क्या होना चाहिए, धनात्मक, n एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब जो घात होगा वो धनात्मक होना चाहिए पूर्णांक में, n एक धनात्मक पूर्णांक है। और a0 a1x पुनः an -2 x पर पावर n -2, ठीक है, an -1 x पर पावर n -1
और ए एन एक्स पर पावर एन, ये बहुपद के पद कहलाते हैं, बहुपद के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते दोस्तों? बहुपद के पद कहलाते हैं। अर्थात प्लस और माइनस जितना होगा उसमें उतना पद होगा। जैसे देख लीजिए, यह प्लस है लिखा हुआ, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 5 6, इसमें 6 पद है, लेकिन इसमें अंत भी लिखा हुआ है, मतलब इस तरह से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से लिखा हुआ, सिर्फ ये पूरा लिखा हुआ है, a0 a1 x a2 x पावर 2 an -1 -2 है, x पावर n -2 है। इस रूप को ठीक है, इस रूप को, इस पूरे रूप को, इस पूरे रूप को, इसको और इसको क्या बोलते हैं? बहुपद का पद कहलाएगा। जबकि जो a0 है, a1 है, a2 है, ठीक है, और an है, इसको बोलते हैं बहुपद, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं दोस्तों। और जो घात है आपका n जो है, n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप समझिएगा। जैसे हम बोले 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देख लीजिए दोस्तों, आपका a0 का मान कितना है? 3 है। क्या है? 3 है। अब पुनः a1 का मान 4 है। यहां आप देख लीजिए तो an का मान कितना है? 3 है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो n है अर्थात x पर जो पावर होगा, x पर पावर n, x और x मिल गया, उस पर जो n है, n का मान कितना है? 2 है। n का मान क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। देखिए n प्लस में है या नहीं? प्लस में है, इसलिए कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। अगर यहां माइनस होगा 3x पर पावर -2 तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर माइनस होगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह नियम कहा गया है कि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। मैं एक और सवाल पूछता हूं आपसे, अगर बोला जाएगा एग्जांपल में कि बताइए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x -2, क्या यह बहुपद है या नहीं? अवश्य बहुपद है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे x पर पावर n, तो n का मान 3 जो एक धनात्मक पूर्णांक है, x पर पावर 2 जो एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा क्या कहलाएगा? बहुपद आपका कहलाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप याद रखिएगा कि नोट में एक बात याद रखिएगा, नोट में कि किसी चर x में उपस्थित, किसी चर x में उपस्थित चर को p ऑफ x या किसी बहुपद x में उपस्थित, इसे यहां लिखिए, किसी बहुपद x में उपस्थित चर को p ऑफ x द्वारा सूचित किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों है कि आपका कोई एक बहुपद है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका बहुपद है। ठीक है, कहा किसी बहुपद x में, देखिए यह बहुपद में x है, x है या नहीं है, तो इसको आप लिखिएगा p ऑफ x। क्या लिखिएगा? p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखिएगा। इसका मतलब ये होता है किसी बहुपद x में उपस्थित चर को p ऑफ x द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे अगर हम यहां लिख दिए 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बताइए यह बहुपद है? अवश्य है, क्योंकि जो घात है वह एक धनात्मक घात है, इसलिए यह बहुपद है। इस बहुपद में देखिए क्या सब x है, यह भी x है, x है, तो क्या लिखिएगा इसको? p ऑफ x। क्या बोले? px नहीं, p ऑफ x बराबर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। अगर बोल लिया जाए कि कोई बहुपद है वह y के फॉर्म में लिखा गया है, जैसे यहां लिखा गया है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3,
क्या लिखा है y के फॉर्म में, इसको आप लिखिएगा p ऑफ y बराबर y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ठीक इस फॉर्म में लिखिएगा। अगर कोई बहुपद z के फॉर्म में लिखा गया है, किस फॉर्म में, z के फॉर्म में, जैसे z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, तो z के फॉर्म में लिखा गया है, इसको लिखिएगा p ऑफ z बराबर इस फॉर्म में आप लिखिएगा दोस्तों। इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखने वाले हैं बहुपद का गुणांक। क्या, बहुपद का गुणांक। दोस्तों बहुपद के गुणांक से सवाल पूछता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। समझिएगा कि बहुपद का गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है ये समझिएगा। ये कहता है कि किसी बहुपद में उपस्थित चर, किसी बहुपद में उपस्थित चर को जिस संख्या या जिस अंक से गुणा किया जाता है उस अंक या उस संख्या को उस बहुपद का गुणांक कहते हैं। जैसे दोस्तों हम बोले कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इसमें आपको बोला जाए बहुपद है आपका, किसी बहुपद में उपस्थित चर, इसमें चर है x, यह बहुपद आपका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप देखिए कि x स्क्वायर में हम किस संख्या से या किस अंक से गुणा किए हैं, हम अंक 5 से गुणा किए हैं, इसलिए इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक आपका 5 कहलाएगा। यदि आपको कहा जाएगा कि इस बहुपद में x का गुणांक कितना है दोस्तों, तो आप बोलिएगा 3, क्योंकि x में हम 3 से गुणा किए, इसलिए 3 से गुणा किए तो आ गया 3x। जिस अंक से या जिस संख्या से गुणा करेंगे चर में, ठीक है, उस अंक या संख्या को उस पूरे बहुपद का गुणांक कहते हैं। एक लास्ट सवाल दोस्तों, अगर बोलेगा 6x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में x³ का गुणांक कितना, तो आप बोलिएगा 6 गुणांक है, जितना है उतना ही रहेगा। अगर बोलेगा कि x स्क्वायर का गुणांक कितना, तो आप बोलिएगा 4 बोलिएगा। अगर बोलेगा x का गुणांक कितना, तो आप बोलिएगा 3 बोलिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। एक और अगर बोला जाएगा सिर्फ y स्क्वायर प्लस 3 में बताइए y स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप बोलिएगा 1। कितना, 1। अगर कुछ नहीं होगा दोस्तों, यदि कुछ नहीं होगा, किसी भी चर में हम किसी से गुणा नहीं किए होंगे, तो इसका मतलब होता है कि वहां पर 1 है। कितना है, 1 है। तो 1 मतलब y स्क्वायर गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुपद का गुणांक भी समझ लिए होंगे। अब हम देखने वाले हैं बहुपद का पहचान, कि हम किसी भी बहुपद का पहचान किस तरह से करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुपद से सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, ये छोड़ने के लिए बोलता है। हम नैनो सेकेंड में समझ लेंगे, खाली देखते रहिए आप। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं बहुपद का पहचान, जिसमें हमारा पहला नियम कहता है कि किसी भी बहुपद का घात हमेशा धनात्मक होता है। जैसे कहा गया है 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें आप देख लीजिए जो भी घात है 3, 2 या प्लस में लिखा गया है, प्लस में लिखा जाएगा तो वह बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, यह प्रथम है। जैसे मैं पुनः बोलता हूं कि 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या यह बहुपद है या नहीं? हाँ है, क्योंकि जो घात है यह प्लस में लिखा गया है। अगर कुछ नहीं लिखा गया, जैसे कि सिर्फ 2 लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि प्लस 2 होता है। क्या होता है? प्लस 2। जैसे कि x पर पावर कितना अभी है? x पर पावर 1 है, तो प्लस में लिखा गया है, इसलिए यह बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा कहता है कि किसी बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्या? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दोस्तों जैसे देख लीजिए 4x पर पावर -3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें देखिए
जो x है, x का घात जो है वह माइनस में दिया गया है, माइनस में दिया होगा घात तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, वह बहुपद नहीं कहलाएगा। देख लीजिए यह माइनस में लिखा गया है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्या नहीं है बहुपद? दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यह बहुपद नहीं है। और सी नंबर आपका है कि किसी बहुपद में उपस्थित चर, किसी बहुपद में उपस्थित चर किसी भिन्न का हर नहीं हो सकता है, किसी भिन्न का हर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या दोस्तों समझिए, आप जानते हैं कि P बटा क्यू जिसमें P आपका अंश है, क्या है? अंश है, और Q आपका हर है। जैसे हम बोलते हैं 5/3, इसमें अंश और हर कौन है? तो 5 आपका अंश कहलाएगा जबकि 3 आपका हर कहलाएगा। उसी तरह से कहा गया है कि किसी बहुपद में उपस्थित चर कभी भी भिन्न के रूप में अर्थात हर के रूप में नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे देखिए 1/x, 1 क्या आपका अंश है, लेकिन कहा क्या गया है? हर नहीं हो सकता है, हर के रूप में x नहीं होना चाहिए। देखिए x जो है वह हर के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि y³ प्लस 1/y प्लस 2 क्या यह बहुपद है? तो आप बोलिएगा यह बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो p/q के अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है, जो हर है वह हर किसके रूप में है? हर के रूप में लिखा गया है, चर संख्या, इसलिए चर संख्या हर के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह भिन्न नहीं होगा। दोस्तों समझिएगा कि जो भी चर है वह चर कभी भी हर के रूप में लिखा नहीं होना चाहिए। अगर हर के रूप में लिखा हुआ है तो वह बहुपद नहीं होगा, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अचर संख्या भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में, मतलब हर के रूप में अचर संख्या हो सकता है, लेकिन चर कभी भी हर के रूप में नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब आपका लास्ट है डी, कहता है कि किसी बहुपद में उपस्थित चर करनी चिन्ह देख लीजिए से युक्त नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई बहुपद है, आप कहते हैं कि यह बहुपद है, तो हम कैसे बोले कि यह बहुपद है? हमको देखना पड़ेगा कि क्या उस बहुपद में करनी भी है। अगर करनी होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, सिर्फ आप जबरदस्ती बोलते हैं कि वह बहुपद है। जैसे देख लीजिए x है, इसको आप क्या बोलिएगा? p(x) बोलिएगा। p(x) बराबर क्या यह बहुपद है? तो हम आपको नियम बताएं कि किसी बहुपद में उपस्थित चर यह बहुपद है। हम मान लेते सपोर्ट मान लेते बहुपद है, इसमें x है, उपस्थित चर करनी चिन्ह देख लीजिए, करनी चिन्ह, चर करनी चिन्ह मतलब जो चर होगा, जो a से लेकर के z तक में जो भी अक्षर आएगा वो कभी भी करनी में नहीं होना चाहिए। अगर करनी में लिखा हुआ है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे आप देख लीजिए, पुनः मैं आपको बोलता हूं, जैसे 6x² प्लस 3√x प्लस 2 क्या बहुपद यह है? नहीं है, क्योंकि a से a to z के अंदर x आता है, तो x क्या कहलाएगा? आपका चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? चर कहलाएगा। तो देखिए चर आपका रूट में चलाया अर्थात करनी में चलाया, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे हम बोलते हैं y² प्लस √y प्लस 3 क्या यह बहुपद है? नहीं है बहुपद। क्यों? क्योंकि y में करनी लगा हुआ है, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन नियमों को जान चुके हैं। मैं एक संक्षिप्त में शॉर्ट में बता देता हूं कि बहुपद पहचानने का क्या जबरदस्त नियम है। ये सभी है, सिर्फ इसको शॉर्ट फॉर्म में ले देते हैं। जैसे जो चर होगा, जो a से लेकर के z तक में किसी भी चर का जो घात होगा वह घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसमें? माइनस में नहीं होना चाहिए, नंबर फर्स्ट। दूसरा, जो चर होगा वह करनी में नहीं होना चाहिए। किसमें? करनी में नहीं होना चाहिए। और आपका तीसरा जो चर होगा वह
हर के रूप में नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखिए, ठीक है। 3 आप लोग याद रखिए, ऐसे हमें 4 आता है, आप लोग 3 याद रखिए। माइनस में घात नहीं होना चाहिए, और जो करनी होगा करनी में चर नहीं होना चाहिए, और जो चर होगा वह हर के रूप में नहीं होना चाहिए। दोस्तों यही आपका क्या है, नियम है। इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th में पूछेगा तो पूछेगा, 100% गारंटी है कि इनमें से कौन सा बहुपद है। इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक बार हर वर्ष यह पूछते आए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं बहुपद के घात। बहुपद के घात, बहुपद के घात अर्थात पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है ये हम देखने वाले हैं दोस्तों। समझिएगा कि किसी बहुपद x में उपस्थित चर के उच्चतम घातांक को बहुपद के घात कहते हैं। बहुपद के घात कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहा गया, किसी बहुपद x में उपस्थित चर के उच्चतम घातांक को बहुपद के घात कहते हैं। जैसे दोस्तों कहा गया है कि 3x² प्लस 4x प्लस 3 या x के फॉर्म में लिखा गया है, तो यहां लिखा है किसी बहुपद x में। अगर y के फॉर्म में लिखा गया होगा तो किसी बहुपद y में उपस्थित चर, और z के फॉर्म में तो किसी बहुपद z में उपस्थित चर के उच्चतम घात, इस रूप में दिया होगा। तो x के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए यहां कहा गया है कि किसी बहुपद x में उपस्थित। देखिए x में दे दिए हैं। अब इसमें देखिए बोलेगा कि 3x² प्लस 4x प्लस 3 में घात कितना है। तो देखिए दोस्तों घात, ये जो है घातांक, देखिए घातांक एक है, x पर पावर घातांक 2, यहाँ पर 2 है, सॉरी 2 है, और यहाँ पर 1 है। यहाँ x पर घातांक 1 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे अधिक कितना है, सबसे अधिक 2 है, सबसे अधिक 2 है। इसलिए पूरे बहुपद का घातांक कितना है दोस्तों, 2 है, ठीक है। कितना, 2 है, इसलिए घात कहलाएगा इसका 2 कहलाएगा, ठीक है। अगर y के फॉर्म में दिया हुआ है y पावर क्यूब प्लस 3y² प्लस 3y प्लस 2, इसमें बताइए आप कि सबसे अधिक घातांक कितना है। घातांक आपका 3 है, इसलिए इस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा क्या, आपका 3 कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया y के फॉर्म में दिया गया है तो किसी बहुपद y में उपस्थित कहा जाएगा, ये बात याद रखिएगा आप। अगर यहां लिखा गया है y² प्लस 2y प्लस 3 में घात बताइए, तो देखिए इसमें सबसे अधिक जो चर है, चर में सबसे अधिक घातांक कितना है। यहां देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो सबसे अधिक 2 है आपका, इसलिए इस पूरे बहुपद का घात आपका 2 कहलाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर क्वेश्चन दे दिया है कि x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 में घात बताइए, तो क्या बोलिएगा। घात तो 3 भी है, 2 भी है या 1 भी है, तो सबसे अधिक घात कितना है, सबसे अधिक घातांक कितना है। जितना अधिक घातांक होगा वही घातांक उस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। देखिए सबसे अधिक 3 है, इसलिए इस पूरे बहुपद का घात जो होगा वह क्या कितना होगा, 3 कहलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं बहुपद का प्रकार। दोस्तों क्लास 10th में बहुपद के प्रकार से संबंधित ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, इसलिए कृपया आप लोग बहुपद के प्रकार को अच्छी तरह से देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों बहुपद को हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं, एक पद के आधार पर बांटते हैं और दूसरा आपका है घात के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पर होगा एक पदी बहुपद,
एक पदी बहुपद, जैसे आपका हो गया 3x, इसमें सिर्फ एक पद है। दूसरा आपका हो जाएगा द्विपदी बहुपद, जैसे कि 2x प्लस 3, इसमें दो पद है, एक पद और दो पद, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। देख लीजिए, एक बहुपद, दो, तीन, तो पद एक पद है, दो पद है, तीन पद है, ठीक है। अब पुनः चतुर्थ पदी बहुपद, जैसे कि 3x क्यों प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ठीक है। इस तरह से आप बढ़ते रहिएगा, पंचपदी बहुपद, इस तरह से आप बोलते रहिएगा। दोस्तों, प्लस के स्थान पर माइनस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 3x क्यों, हम माइनस भी हम दे सकते हैं। तो सिर्फ ये देखिए, प्लस और माइनस के साथ कितना जो है ना पद जुटा हुआ है। एक ये है, एक, दो, तीन, चार, तो कितना होगा पद इसमें? चार पद होगा। बताइए इसमें कितना होगा? तीन पद होगा, इसमें दो पद होगा, इसमें सिर्फ एक पद है, ठीक है। तो पद के आधार पर दोस्तों आप लोग समझ गए हैं। अब हम देखते हैं घात के आधार पर, ठीक है। घात के आधार पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रत्येक वर्ष पूछता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अब देखिए, घात के आधार पर इसको बोलेंगे एक घाती बहुपद, एक घातीय बोलिए, एक घातीय बहुपद, ठीक है। और दूसरा आपका है, द्विघातीय बहुपद, और तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, और चौथा आपका है चतुर्थ घातीय बहुपद, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं पंचघातीय बहुपद, षष्ठघातीय बहुपद, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद को दोस्तों हम बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं, एवं द्विघातीय को द्विघात बहुपद, त्रिघातीय को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अब हम इन प्रकारों को एक नए और बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे घात के आधार पर। दोस्तों, घात के आधार पर पहला है आपका एक घातीय बहुपद, जिसको आप बोलते हैं या रैखिक बहुपद या रैखिक बहुपद, ठीक है। ये क्या होता है? तो किसी बहुपद x में उपस्थित चर का अधिकतम घात एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। या वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि घात एक होगा चर पर तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी के रूप में होता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी के रूप में होता है जहां दोस्तों a एवं b कोई वास्तविक संख्या, क्या है?
वास्तविक वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है एवं 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 a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो सिर्फ बच जाएगा b। ठीक है, तो हम चर के आधार पर देखते हैं कि घात कितना प्रकार का होता है। देख लीजिए, अगर a जो है ax प्लस b, अगर इसमें a 0 के बराबर हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। b क्या है, कोई अचर पद है, जैसे कि हम बोलते हैं 3 में क्या x है, x नहीं है, x नहीं है। अगर नहीं है तो सिर्फ मान लेंगे x पावर 0, हम सिर्फ मान लेते हैं, क्योंकि x पर पावर 0 का मान होगा 1 होता है, तो घात 0 है, इसलिए यह 0 है, इसलिए यह एक पदी बहुपद नहीं कहलाएगा। घात अगर 1 होगा तब वह कहलाएगा एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 0 एवं a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और आप लोग याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक, रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्यक अल्फा, क्या अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, बोलते हैं अल्फा होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, अल्फा होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, कहा गया कि जो रैखिक बहुपद होगा वह ax प्लस b के फॉर्म में होगा। जैसे हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर नहीं, x 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसमें देखिए 2 और 3 आपका कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, जबकि x या एक क्या है, चर है। देख लीजिए, a का मान 2 है, x का मान x है, b का मान 3 है। तो इसमें बताइए कि कितना x का मान कितना निकल सकता है। अगर इसको हम 0 के बराबर कर दिए तो देखिए 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2 हो गया, तो x का मान सिर्फ 1 प्राप्त हुआ, -3/2, जो अल्फा का मान निकल गया। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो रैखिक बहुपद होता है उसमें चर का अधिकतम घात 1 होगा और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, बताइए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बोलिएगा ax प्लस b होता है। क्या होता है, ax प्लस b होता है। एवं बताइए कि रैखिक बहुपद का कितने शून्यक होते हैं, आप बोलेगा सिर्फ 1 शून्यक होते हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि x पर पावर घात 1 है, इसलिए यह कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। देखिए x का सिर्फ 1 वैल्यू प्राप्त हुआ, इसलिए जो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो -3/2 कहलाएगा। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं द्विघात बहुपद। अब हम दोस्तों देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, समझेगा। ये कहता है कि वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि कोई बहुपद है, अगर घात 2 होगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यह किस फॉर्म में होता है ये हम आपको बताते हैं। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर, दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है एवं होता है जहां दोस्तों आप जो देखते हैं a b तथा जो c देखते हैं तथा c कोई
कोई वास्तविक संख्या है। क्या है? कोई वास्तविक संख्या है एवं a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो के बराबर हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा घात एक, तो यह कहलाएगा रैखिक बहुपद। इसलिए ये a जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का दो शून्यक होते हैं। एक होगा अल्फा और एक होता है बीटा। एक अल्फा एक बीटा होता है। आप लोग याद रखिएगा। रैखिक बहुपद का एक शून्यक अल्फा, लेकिन द्विघात बहुपद का दो शून्यक होते हैं। क्या? शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं आपको एग्जांपल में कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यह आपका द्विघात बहुपद है। क्योंकि घात कितना है? अधिकतम 2 है। अधिकतम घात 2 होगा, इसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि इसका कितना शून्यक निकलेगा। तो शून्यक निकालने के लिए दोस्तों आपको गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए। ठीक, जोड़ घटा करके आपको 7 पुराना है, जबकि गुणा भाग करके आपको 12 पुराना है। तो क्या कीजिएगा, आपको 4 तिया 12, 4 तिया 12 पुर गया, जोड़िएगा तो 7 पुर गया। तो इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 कर दिए। आप x आप कॉमन ले लीजिए, दो में कॉमन ले लीजिए। x कॉमन चलाएगा तो x प्लस 4 प्लस 3 ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस 4 आ गया। तो जो बाहर है उसको अंदर कर लीजिए। x प्लस 4 इंटू एक्स x प्लस 3 इंटू x प्लस 4, दोनों में से किसी एक को ले लिए। ठीक है दोस्तों। अब इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। बारीकी से x का मान निकालिए। x प्लस 3 बराबर 0, पुनः x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -3 आएगा, जो अल्फा का मान कहलाएगा। अल्फा बराबर -3 एवं x बराबर -4, जो आपका बीटा का मान -4 कहलाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को गुणनखंड करने के लिए आता होगा, इसलिए मैं आपको उतना बेहतरीन ढंग से नहीं समझाया हूं। ठीक है, देख लीजिए। सिर्फ आपको याद रखना होगा कि गुणनखंड में क्या होता है कि जोड़ घटाव करके आपको पुराना पड़ता है 7 और गुना भाग करके आपको पुराना पड़ता है 12। जिसको आप गुना कीजिएगा उसी को आपको जोड़ करके पुराना पड़ेगा, सब पुराना पड़ेगा। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। देख लीजिए दोस्तों, आपका दो शून्य आ गया द्विघात बहुपद का। एक आया अल्फा का मान -3 और बीटा का मान -4 आ गया। आप लोग ये देख लीजिए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन करेगा कोई व्यक्ति कि बताइए कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, क्या बोलिएगा? द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 घात होगा और रैखिक बहुपद का 1 घात होगा। आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, इसके बारे में आप जानने वाले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि यदि कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो एवं इसके शून्यक क्रमशः अल्फा एवं बीटा हो, तो कहने का मतलब p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c हो। तो अब आपको बोलेगा कि बताइए नंबर फर्स्ट में कि शून्यांकों का योगफल क्या होगा। शून्यांकों का
योगफल क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, आप ये बोलिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा दोस्तों माइनस बी बटा ए। आप लोग याद रखिएगा, जहां दोस्तों माइनस से माइनस लिख लीजिए। अब देखिए बी क्या है, बी आपको गुणांक बताए थे कि चर में हम जिस संख्या या जिस अंक से गुणा करते हैं उसी अंक या संख्या को गुणांक कहते हैं। अब देखिए बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक है, माइनस बी है, माइनस कर दिए, इसमें चूंकि माइनस नहीं है तो माइनस कर दिए। बी क्या है, बी आपका एक्स का गुणांक है, एक्स का आपका गुणांक है। और बटे ए, आप देखिए ए जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। और दूसरा आपका क्वेश्चन है, दूसरा आपको देगा, बताइए कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, आपको ये बोलेगा। अर्थात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा आप सी बटा ए। अर्थात ये सी क्या है, सी कोई अचर पद है, क्या है, अचर पद है, अचर पद बटे ए क्या है ए आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन करेगा कि कोई द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच संबंध बतावे, तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों, देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यहां देख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो एक्स स्क्वायर ए का मान कितना है, 3 है, अर्थात ए का मान आपका 3 का लाएगा। अब देखिए x b 4, b का मान कितना है दोस्तों, b का मान आपका 4 है और c का मान 2 है, अर्थात c का मान कितना है, 2 है। तो देखिए दोस्तों नंबर फर्स्ट, शून्यकों का योगफल क्या होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस दे दिए। अब b का मान कितना है, b का मान 4 है, तो -4 बटा a का मान कितना है, 3 है, 3 दे दिए। पुनः बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा अर्थात सी बटा ए कहने का मतलब दोस्तों सी का मान कितना है, 2 बटा ए का मान 3। यही दोस्तों आपको बहुपद इसमें शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंध तो स्थापित आप कर दिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों त्रिघात बहुपद पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद किस तरह से ज्ञात होता है। हम अभी देखने वाले हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उनके शून्यक दिए गए हो, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन, देखने वाले हैं दोस्तों समझ लीजिए ये क्या होता है कि कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो एवं इसके दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो दोस्तों फॉर्मूला बनता है, तो सूत्र बन जाएगा दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कहा जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया दोस्तों। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्वेश्चन दे देगा कि कोई द्विघात बहुपद
ऐसे बोलेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 4 एवं 3 हो। ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक का योग 4 एवं गुणनफल आपको दिया है 3। कहा गया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 3 हो। ठीक है दोस्तों इसको आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पुनः कि एक्स स्क्वायर माइनस जो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल है। क्या? शून्यकों का योगफल, ठीक है, इंटू एक्स है एक्स, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ठंडी का माहौल है इसलिए थोड़ा हाथ ठीक ढंग से चल नहीं पाता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। अब दोस्तों कहा गया है शून्यकों का योगफल आपको दिया है अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 3 दिया है। देख लीजिए तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए ये सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लगा दीजिए फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 गुना एक्स तो हो जाएगा 4x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए समझ गए होंगे। जब उनके शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया गया होगा तो आप द्विघात बहुपद को अच्छी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं ग्राफ की सहायता से द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, ये हम आप देखने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है अर्थात यू आकार का होता है। जैसे दोस्तों देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, ठीक है, इस तरह से दे दिया यू आकार का। आप दोस्तों जानते हैं कि ये होता है वाई अक्ष होता है, इसको बोलते हैं ए बी ये सी डी, इसको बोल सकते हैं वाई डैश, इसको एक्स डैश आप बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है उसको बोलते हैं वाई अक्ष और जो क्षैतिज है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको आप जानते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन बोलेगा कि इसमें द्विघात बहुपद के ग्राफ में इसे बताइए कि शून्यकों की संख्या कितना है। तो आप क्या बोलेगा? देखिए दोस्तों कि एक्स अक्ष को यह जो ग्राफ यू आकार का दिया गया है, यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटेगा, जितना बिंदु पर काटता है या काटेगा उतना उस ग्राफ का क्या होगा, शून्यक होगा। देख लीजिए यह ग्राफ एक स्थान यहां काटा है और एक स्थान यहां काटा है, 2 स्थान पर काटा है, इसलिए इसका कितना शून्यक होगा, इसका 2 शून्यक हो जाएगा, 2 शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, हमको दोस्तों y को नहीं देखना है, y को कटा उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको देखना है x अक्ष को, यह ग्राफ जो है कितना बिंदु पर काटता है। ठीक है, अब देखिए एक बिंदु कटा है, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, 4 बिंदु पर, इसलिए पूरे ग्राफ का कितना शून्यक होगा, 4 हो जाएगा। शून्यक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। एक और दोस्तों जैसे इस तरह से दिया गया है, अब बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, इसमें भी 4 बिंदु हो गया, अर्थात 4 बिंदु पर काटा है तो 4 इसका शून्यक हो जाएगा। सिर्फ हमको ये देखना है कि एक्स अक्ष को जो ग्राफ है वह कितने बिंदु पर काटता है, जितने बिंदु पर काटेगा उतना उसका शून्यक हो जाएगा। अगर नहीं काटेगा तो एक भी शून्यक नहीं होगा। जैसे कि हम बोलते हैं दोस्तों इस तरह से दे दिया, अब देखिए एक्स अक्ष को तो यह ग्राफ नहीं काटता है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या नहीं हो पाएगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किसी द्विघात बहुपद में जो एक्स
जो ग्राफ होता है वह एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो एक भी नहीं होगा। अगर द्विघात बहुपद में जो ग्राफ होगा या ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है तो बताइए कितना शून्य होगा? 2। अगर 3 बिंदु पर काटेगा तब 3 शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस तरह से क्वेश्चन आपको करने के लिए आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों देखिए, त्रिघात जो बहुपद होगा, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, वो क्या होता है वो समझिएगा कि वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात मैक्सिमम पावर जो होगा वह 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहां a, b, c एवं d कोई वास्तविक संख्या, कोई रियल नंबर है एवं a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो गया तो वह द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्योंकि a 0 के बराबर हो गया तो c बचेगा bx² प्लस cx प्लस d बच जाएगा, तो यहां घात बचेगा 2, इसलिए कहलाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद का अब 3 शून्यक होगा। जिस तरह से रैखिक बहुपद का 1 हुआ शून्यक, द्विघात का 2 हुआ, त्रिघात का अब 3 होगा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग त्रिघात बहुपद को समझ लिए होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होता है, तो क्या बोलेगा? 3 होता है। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, इसके बारे में अब जानेंगे। अब दोस्तों हमारा है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये क्या होता है समझिएगा। कहा गया है कि यदि कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में हो, ठीक है, तथा इनके शून्य अल्फा, बीटा एवं गामा हो, तो p ऑफ x बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो, तो अब बोलेगा कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? बराबर हो जाएगा -b बटे a, -b बटे a, माइनस लिख दिए। अब देखिए दोस्तों b क्या है? b x² का गुणांक है, x² का गुणांक, और a क्या है देख लीजिए, x³ का गुणांक है, हम लिख दिए x³ का गुणांक। पुनः बोलेगा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल क्या होगा, मतलब दो शून्य को लिखिएगा, अब गुना करके अब दोनों को जोड़ते हुए आगे बढ़िएगा। देख लीजिए, दो शून्य को साथ लिखिए, अब गुना है बीच में, गुना है जोड़े, गुना है जोड़ दिए, गुना है जोड़ दिए, बराबर क्या होगा? क्या बोलिएगा? सी बटे ए, अर्थात सी क्या है? सी आपका एक्स का गुणांक है, सी क्या है? एक्स का गुणांक है, और ए क्या है? x³ का गुणांक है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों। और कहा गया है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? तो -d बटे a होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो माइनस लिख दिए, माइनस इसमें नहीं है तो माइनस लिख दिए। और d क्या है? d आपका अचर पद है, जबकि a आपका a क्या कहलाएगा? x³ का गुणांक कहलाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको अच्छी तरह से याद कर लिए हैं, सीखे हैं। अगर आपको बोलेगा कि शून्यकों का योगफल क्या होगा तो क्या बोलेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा a। अगर बोलेगा कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल क्या होगा तो क्या बोलेगा? c बटा a बोलिएगा। क्या बोलिएगा? c बटा a बोलिएगा। जबकि बोलेगा कि आपको शून्यकों का गुणनफल क्या होगा तो क्या बोलिएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा a होता है। इसको आप कंठास्थ रूप से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखने वाले हैं लास्ट फॉर्मूला। कहता है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना जब उनके शून्यक दिए गए हो। तो जब दोस्तों उनके शून्यक दिया होगा तो क्या कीजिएगा, देख लीजिए। कहा गया है कि जब कोई त्रिघात बहुपद, ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में हो, ठीक है, एवं इनके शून्यक जो होगा अल्फा, बीटा एवं गामा हो, तो p ऑफ x बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d
के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अर्थात एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया दोस्तों। जब त्रिघात बहुपद का 3 शून्य दिया होगा, जब बोलेगा कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जब इनके शून्यकों का योगफल, ठीक है, ए है एवं दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल बी है एवं उनके गुणनफल क्रमशः सी है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया है ए, इसका मान दिया है बी और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया है सी, इसे पुट कर दीजिए, आपका मान ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों बहुपद का जितने भी फॉर्मूला है इस वीडियो में मैं कवर कर दिया हूं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्त को भी इस चैनल पर पढ़ने का अवसर प्रदान करवाइएगा दोस्तों। थैंक यू।